नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस देश में काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग उठ रही थी। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये मुद्दा उठाती रही कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना करवाई थी, क्योंकि जातीय जनगणना है वो केंद्र सरकार ही करा सकती है। इसमें नीतीश कुमार ने बिहार में, कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में और एक तेलंगाना में हुआ था। हालांकि बिहार में जब नीतीश कुमार ने जनगणना करवाई थी तो उसका डाटा भी रिलीज किया और उसमें बताया कि कौन सी जाति कितनी है। हालांकि लोग उस पर भी संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन अगर आप बात करेंगे कर्नाटका और तेलंगाना की, तो वहां पर जो जनगणना हुई उसकी डेटा को रिलीज नहीं किया गया। और जब इस देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जब थे, जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसका डेटा रिलीज नहीं हुआ था। कई बार लोग सवाल पूछते रहे कि आखिर डेटा रिलीज क्यों नहीं किया। और आज कैबिनेट की बैठक के बाद ये कहा गया कि इस देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब इससे देखिए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आज उसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस घोषणा के बाद भले ही अलग अलग दल अपने पीठ को खुद थपथपा रहे हैं कि मेरे कहने से केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये निर्णय लेना पड़ा। कोई अपने आप को समाजवादी कह रहा है और कोई किसी को संघी बता रहा है। और इसमें सबसे पहला नाम लालू यादव के ट्वीट को भी आप जाकर के देख सकते हैं। बात ये नहीं, अब इसको समझिए कि इसको किस तरह से मोदी सरकार ने सही टाइमिंग के साथ इसकी घोषणा की, इसके क्या फायदे होंगे। आप सभी जानते हैं कि इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, और जब चुनाव होते तो निश्चित ये मुद्दा फिर से कांग्रेस या आरजेडी या समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग उठाते रहे समय समय पे। अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया। जब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी तो ये किस मुंह से इसको उठाएंगे। भले इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से ये काम करेगी, कितना सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पे क्या रोड मैप तैयार होता है और पहले किस प्रकार से ये जनगणना होते थे, क्या पूछा जाता था, इसकी भी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कर्नाटक में ये हुआ, बिहार में हुआ, लेकिन इस पे विवाद लगातार बरकरार है। जाति जनगणना होना अच्छी बात है, लेकिन जातियों को वर्गीकृत कैसे किया जाए, यह एक बड़ा मसला है। क्योंकि कई सारी जातियों में सेम टाइटल होते हुए भी उनका जो कैटेगराइजेशन है वो बदल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे
क्षत्रिय और राजपूत हैं तो उच्च जाति को आप मानते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ये स्वर्ण समाज में आते हैं और कहीं इनकी गिनती पिछड़े में होती है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं। गौड़ एक जाति है, एक गौड़ है जो ब्राह्मण में होता है, एक गौड़ जाति और है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ये समाज पिछड़ी जाति में आती है, और सोनभद्र जिले में चले जाइएगा तो ये आदिवासी कैटेगरी में आती है। अब जब आप इसकी गणना करेंगे तो इसको किस कैटेगरी में डालेंगे, ये भी एक सवाल। वैसे ही जो निषाद समाज है, मल्लाह जिसको कहते हैं, इसमें भी कई सारे निषाद हो गया, मल्लाह हो गया, केवट हो गया, बिंद आते हैं। इस समुदाय में करीब करीब 150 कैटेगरी है, लेकिन आज तक इनको एक टाइटल नहीं दिया गया कि ये किस कैटेगरी में अपने आप को सम्मिलित करें। अब ये सोचिए कि 150 कैटेगरी में ये जातियां हैं, आप इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो ये सारे जो मसले हैं, ये जब जातिगत जनगणना होगी तो ये सब आने वाले, क्योंकि अभी इस देश में 6000 से 7000 जातियां हैं टोटल, और अगर आप उनको कैटेगराइज कीजिएगा और इस तरह के डिफरेंसेस आएंगे तो इसको कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए जाति जनगणना के साथ साथ सरकार को आर्थिक जनगणना भी करानी चाहिए। इससे क्या होगा कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है वो भी थोड़ा सा सामने आना जरूरी है। और दूसरी बात, ये जो पहले मैनुअली चलता था कि जनरली स्कूल के टीचर्स, मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के टीचर जाते थे गांव में, हमने देखा है कि वो एक जगह बैठ गए, पंचायत में लगी हुई है, उसके यहाँ कौन है, वो कौन समाज से है, वो कौन जाति का है, कितना लोग है, वहीं पर बैठ करके फॉर्म भर लिया और उसके हिसाब से ये प्रक्रिया चलती थी। लेकिन क्या आज के समाज में विदाउट, जब सारा चीज डिजिटल हो चुका है, तो आपको ये काम भी डिजिटल रूप से ही करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके प्रूफ भी लेने होंगे, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। और कई लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जैसे आधार के साथ में बाकी चीजें लिंक हुई है तो इसको भी लिंक किया जाए। ये काम मेरा मानना है कि सरकार को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले कई समय से इस देश में घुसपैठ के मामले बढ़े हैं, और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और आप देखेंगे कि सबके पास आधार कार्ड बना हुआ है। अगर आप इसको आधार से जोड़ देंगे तो उस तरह के जो लोग हैं वो तो ऑटोमेटिकली उनका और पक्का इलाज हो जाएगा, फिर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें बात कर लेते हैं भागीदारी की। तो एससी और एसटी की जो जनगणना की बात होती है, ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, और उसी के आधार पे इनको परसेंटेज मिला हुआ कि किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज मिलेगा। दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि जो 1971 की जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर अभी तक आरक्षण
मिल रहा है इस देश में। उसके बाद 1981 हो या 1991 हो जनगणना हुई, लेकिन ये मूल रूप से प्रक्रिया में नहीं आया। ये जो 1971 वाला जनगणना हुआ उसी के आधार पे कैटेगराइज करके उसको डिवाइडेशन किया गया और उसी के आधार पर आज तक आरक्षण चला आ रहा है। अगर आपको जातियों का उत्थान करना है तो उसके वर्गीकरण को खत्म करना होगा, क्योंकि आप देखें बीच में भी एक मसला उठा था जाति के अंदर सब कैटेगराइजेशन का, जिसमें बहुत सारा हो हल्ला मचा था। बाद में मोदी सरकार ने उसे वापस ले लिया था। तो इसको सिर्फ एक जाति के अंदर रखना होगा। अगर आप इसको वर्गीकृत करेंगे तो फिर से समस्या उत्पन्न होगी। अगर आप जो पहले जनगणना होता था उसके फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब करीब 29 कॉलम होते थे। SC/ST की डिटेल 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल SC और ST कैटेगरी से ताल्लुक रखने का रिकॉर्ड लिया जाता था, टिक लगा दिया जाता था। इसके अलावा शादी हुई, कितने बच्चे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या कमा रहे हैं, कैसे, ये सारा चीज़ उसमें पूछा जाता। तो इसके हिसाब से इसको किया जा रहा था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। जातिगत जनगणना को सफल बनाने के लिए इसका सबसे सरल तरीका है कि इसको जिला अनुसार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मान लीजिए मेरा गांव कहीं और है, वहां भी जब सर्वे होगा मेरा नाम, मेरे फैमिली का नाम, वो सारा वहां पे लिस्टेड हो जाएगा। और मैं रह रहा हूं शहर में, यहां मैंने घर बना लिया और यहां भी जब जनगणना होगा तो यहां फिर वापस से मैं अपना नाम बता दूं, फैमिली का नाम बता दूं। तो ये दो जगह जब हो जाएंगे और अगर इसका पंजीकरण नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये डिजिटल नहीं होगा, उसके कोई आईडी नहीं होंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि ये बंदा वहां था, यहां पे दूसरा है। इसलिए उस तरह के पहचान पत्र को उसके साथ सम्मिलित करना पड़ेगा कि अगर कोई दोबारा उसको डाला तो पता चल जाए कि इसका ऑलरेडी हो चुका है। जैसे एक बार आप आधार का स्कैन करते हैं तो उसके नीचे आधार नंबर को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दोबारा फिर से अगर वो आप डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि इसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो सरकार इसको किस तरह से तैयार करती है और किस प्रकार से इसको आगे ले जाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो इस तरह के समस्याएं इसमें हैं। एक और उदाहरण देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में नायक समाज एक जाति है जो मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में आकर बसे। ये जातियां महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज को बिलोंग करती हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाएंगे तो ये ST कैटेगरी में आती है। और वहां से बगल आजमगढ़ में चले जाएंगे तो ये OBC कैटेगरी में आ जाती है। अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये किस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आइडेंटिफाई होनी जरूरी है। इसकी क्लियरिटी के बिना इस जातिगत जनगणना का कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे मंडल की बात करो, बंगाल में मंडल लोग लिखते हैं वो
अलग कैटेगरी में आते हैं। झारखंड में भी मंडल है, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। बिहार में भी मंडल है, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये आप सेपरेट नहीं कीजिएगा तो कौन से मंडल किस कैटेगरी में आ रहे हैं आप कैसे जज कीजिएगा? एक ही मंडल, कोई एसटी हो जाएगा, कोई ओबीसी हो जाएगा, कोई स्वर्ण हो जाएगा, तो फिर तो बात वही होगी। तो ये सारी समस्या होगी, और ये सारा होने के बाद जातियों के हिसाब से ही योजना बनानी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि कैटेगरी और सब कैटेगरी में अगर सरकार चली जाएगी तो फिर इसी प्रकार का समस्या बन जाएगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि स्वर्ण समाज से जो लोग आते हैं उनको तो आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। जनरल कैटेगरी में आते हैं, हर चीज़ में उनकी अपनी मेहनत, उनकी क्षमता, उनके प्रदर्शन के आधार पर ही वो हर चीज़ अचीव करते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आज के इस देश में, इस समाज में आप कैटेगरी आरक्षण एक साइड आप रख दीजिए, अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो ये आरक्षण और कैटेगरी का कोई मतलब नहीं बनता है। जो अपने आप को पूर्ण रूप से सक्षम मानते हैं हर चीज में, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज में, और उनकी मेहनत जब रंग लाएगी तो उनका नौकरी कोई रोक सकता है क्या इस देश में? और कई सारी ऐसी जातियां जिनको आरक्षण मिला हुआ है काफी ज्यादा, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, तो उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है? इस देश में सरकारी नौकरी कितने परसेंट है? अगर इस देश की पूरी आबादी को अगर आप जोड़ लें तो सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या कितनी? 2 से 3 करोड़। और आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ये लोग उसको नहीं मानते, क्योंकि लोगों का मानना है कि आपके पास सरकारी नौकरी होगी तो शादी में मोटा माल मिलेगा, चाहे भले ही आप चपरासी क्यों ना हो, लेकिन वही प्राइवेट कंपनी में आप उस कंपनी के अच्छे पोस्ट पे ही क्यों ना हो, आपको उसके हिसाब से, उसके तुलना में, सरकारी नौकरी की तुलना में कम आंका जाता है। ये इस देश की विडंबना है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इससे स्वर्णों को कोई नुकसान होगा, तो मेरा ये मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि घोषणा तो हो गई है, और जिस टाइमिंग के हिसाब से मोदी सरकार ने इसकी घोषणा की है, निश्चित इलेक्शन में, चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, 2027 में यूपी का हो, और जहां भी हो, इसका फायदा सीधे सीधे सरकार अपने पाले में कर लेगी, और विपक्ष के पास से एक और मुद्दा उसके हाथ से निकल गया। आपको एक बात और मैं बता दूं, जो जातिगत जनगणना से रिलेटेड जो मसले हैं, जहां पे इसको लेकर विवाद हो सकता है, वो कुछ एक राज्य ही ऐसे हैं। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बंगाल हो गया, कुछ ऐसे ही राज्य हैं जहां पे कास्ट को लेकर थोड़ा सा इशू रहता है, और यहीं पे ये मुद्दा थोड़ा सा आएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर पूरे देश में किसी भी राज्य में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो देखिए, सरकार ने घोषणा कर दी है, विपक्ष के पास से एक और मुद्दा चला गया है, इसके आगे इस पे कैसे इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करती है यह देखना होगा। आगे जैसे अपडेट आएंगे फिर इस पे आगे की चर्चा करेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स, उस पर भी रेगुलर वीडियोस जाते हैं, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें। आप अपना कंट्रीब्यूशन चैनल के लिए दे सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे आपको दिखेंगे और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।